हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जॉन डीवी, बी है अरस्तु, सी है एडम स्मिथ और डी है सुकरात। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने त्रिमुखी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया को बताया था शिक्षा के, जिसमें आते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने द्विध्रुवी या द्विमुखी प्रक्रिया को बताया था, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी ही बस आते हैं। उसमें उन्होंने पाठ्यक्रम को, शिक्षा के प्रमुख अंग को नहीं बताया था। उन्होंने पाठ्यक्रम को प्रमुख अंग में स्थान नहीं दिया था। इसका ऑप्शन डी है सुकरात। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि के जनक कहा जाता है सुकरात को। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, जो पूछा हुआ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है प्रश्न क्या दूसरा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, बी है मानसिक विकास, सी है सर्वांगीण विकास और डी है सांवेगिक विकास। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है सर्वांगीण विकास। तो इसका जो ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, बच्चे की शिक्षा का अर्थ है शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सांवेगिक विकास भी होता है। और इन सभी को एक में मिला के उसी को तो सर्वांगीण विकास कहते हैं। सर्वांगीण विकास का अर्थ ही होता है कि शारीरिक विकास भी हो, उसमें मानसिक विकास भी हो और उसके संवेगात्मक विकास भी हो। तो ये सभी आ जाएंगे सर्वांगीण विकास के अंतर्गत, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न क्या तीसरा है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक है। तो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है सुकरात हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न क्या 4 है, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। ऑप्शन ए है चित्रकला, बी है विज्ञान, सी है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ और डी है लेखन कला। तो चौथे का ऑप्शन सी सही उत्तर है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। प्रश्न क्या 5 है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, 2023 में भी पूछा हुआ था। इसका ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है महात्मा बुद्ध, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं, जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, उनको उनके मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न के 6 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 फरवरी, बी है 11 फरवरी, सी है 22 मार्च और डी है 8 जून। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है 22 मार्च। प्रश्न के 7 है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? ऑप्शन ए है रूसो, बी है जॉन डीवी, सी है मारिया मॉन्टेसरी और डी है फ्रॉवेल। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने शिक्षक को माली और शिशु को यानी शिक्षार्थी को पौधा और जो पाठशाला होता है, विद्यालय होता है, उसको एक बाग दिया। और जो फ्रॉवेल थे, फ्रॉवेल ने ही किंडरगार्टन प्रणाली की खोज की थी, यानी उन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली बताया था। बच्चों को बताया था कि खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों का जो सीखने की गति तेज होती है और उनका शिक्षण प्रभावी होता है। प्रश्न क्या 8 है, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी है राधा कृष्णन, सी है गीजूभाई बधेका और डी है रूसो। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है गीजूभाई बधेका। प्रश्न क्या 9 है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा, बी है दूरस्थ शिक्षा और सी है गैर औपचारिक शिक्षा और डी है औपचारिक शिक्षा। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं कि शिक्षा तो इसमें होता है, बच्चे का कुछ ना कुछ सीखता है बच्चा, लेकिन इसमें जो सिस्टमेटिक नहीं सीखता है, कुछ भी कैसे भी सीखता है, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे घर में बड़ों से सीखता है, आचरण सीखता है, अच्छे व्यवहार सीखता है, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। जो औपचारिक शिक्षा होता है, डी दिया है, ये स्कूल में होता है, सिस्टमेटिक होता है और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, तो उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 10, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है प्लेटो का, बी है अरस्तु का, सी है रूसो का और डी है फ्रॉवेल का। तो 10वें का ऑप्शन सी सही उत्तर है रूसो का। प्रश्न क्या 11 है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? ऑप्शन ए है यथार्थवाद, बी है प्रकृतिवाद, सी है आदर्शवाद और डी है प्रयोजनवाद। तो 11वें का ऑप्शन डी सही उत्तर है प्रयोजनवाद। प्रश्न क्या 12 है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन ए है प्रकृतिवाद, बी है आदर्शवाद, सी है यथार्थवाद और डी है सांख्य दर्शन। तो 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर है प्रकृतिवाद। प्रश्न क्या 13 है, मूल्य हमारे
व्यवहार को क्या करते हैं? ऑप्शन ए है दर्शित करते हैं, बी है प्रेरित करते हैं और सी है नियंत्रित करते हैं और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो डी है यही सही उत्तर होगा, क्योंकि जो मूल्य होते हैं ये दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। तो इसमें डी में सभी समाहित हो जाएगा ये आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर से और बी है माध्यमिक स्तर से और सी है उच्च स्तर से और डी है उपयुक्त सभी से। तो जो मकतब होता है, मकतब में बच्चों प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा दी जाती है, और जो मदरसा होता है उसमें बड़े बच्चे पढ़ते हैं। ये प्रश्न इसका जो मदरसा आया था वो 2023 में पूछा हुआ था कि जो उच्च क्लास के बच्चे होते हैं, उच्च कक्षा के बच्चे किस में पढ़ते हैं, तो मदरसा हम लोगों ने टिक किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए उसी से संबंधी वो यहाँ मकतब पूछ दिया है, इसमें प्राथमिक स्तर के बच्चे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है शिक्षण विधि में, बी है उद्देश्य में, सी है पाठ्यक्रम में और डी है बालक में। तो 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, उद्देश्य में। इसके बाद हम लोग 15 क्वेश्चन ये तो बहुविकल्पी के है वो हो गए। उसके बाद 16 से लेके 30 तक हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि एक नंबर का होता है। तो प्रश्न संख्या 16 है, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जेनेवा में हुआ था। रूसो एक महान दार्शनिक थे। प्रश्न संख्या 17 है, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? उत्तर इसका लिखेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम किसी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी परंतु करने वाला वाक्य है। यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य आदर्शवाद दर्शन से है। बस आपको इतना ही लिखना था। इसमें पूछा था सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है, तो आप लिखेंगे सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद दर्शन का वाक्य है। इतना आप बस लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी आप ये पूरा लिखते हैं तो और अच्छा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में समझाइए। उत्तर, वैश्विक तापन वृद्धि का आशय हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी से है। ये बढ़ोतरी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण होती है। इसका अर्थ है कि जो गर्मी के महीने में जहाँ भी गर्मी पड़ रही है जिस भी समय, वहाँ पे जो औसत जो अधिकतम तापमान होता है, कहीं का मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस है, कहीं का 42 डिग्री सेल्सियस है, और न्यूनतम कहीं का माइनस में है 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस, कहीं का 5 डिग्री सेल्सियस है। तो जो वो तो ठीक है, कभी ये 52 भी हो सकता है और ये कभी नीचे -10 भी हो सकता है, ये ठीक है। लेकिन जो औसत तापमान है पूरे पृथ्वी का, वो नियत रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा करके तापमान में वृद्धि हो रही है, जो कि उसी को वैश्विक तापन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, मूल्य का क्या अर्थ है, किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे जॉन जे काने के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्वान के द्वारा दिया हुआ ही परिभाषा लिखना है। मूल्य का केवल लिखा रहता कि मूल्य का क्या अर्थ है, तो अपने तरफ से भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते थे, लेकिन किसी के द्वारा उसी के शब्दों में जो उन्होंने परिभाषा दिया है लिखना है। तो आप किसी के द्वारा दिया हुआ जो मूल्य का परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आंसर ऐड किया है जॉन जे काने के अनुसार, तो इनके द्वारा दिया गया परिभाषा है, मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, इसी को मूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका उत्तर लिखेंगे पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परिधन आवरण, यानी 2 शब्द परि और आवरण से मिलकर बना है। इसमें आगे है जहाँ परि का अर्थ चारों ओर तथा आवरण का अर्थ ढका हुआ है, अर्थात ऐसी चीज़ों का समुच्चय है जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए है, यानी ढके हुए है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। तो ये एडिशनल जानकारी है, ये भी पूछ सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था और कब और कहाँ हुआ था, तो ये भी आप एक प्रश्न बन सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है बचपन का नाम, तो इतना आप लिखेंगे नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न संख्या 22 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय बच्चों और स्थान की विशेष आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, बौद्ध शिक्षा क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर
तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था। तो यानी जो बौद्धकालीन जो समय में दिया जाने वाला शिक्षा ही बौद्ध शिक्षा कहलाता है। सिंपल सा है, इसके नाम में ही लिखा है बौद्धकालीन शिक्षा का मतलब बौद्धकालीन समय में दिया जाने वाला शिक्षा। और जो बच्चे जब पढ़ने के लायक हो जाते थे, बड़े हो जाते थे 4-5-6 साल के, तो उनको जो प्रवेश दिया जाता था मठों में पढ़ने के लिए, तो उसी को एक संस्कार होता था, एक आयोजन होता था, उसी को प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है बहुविकल्पी में और अति लघुत्तरी में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। उत्तर, शिक्षा का सामान्य व मूलभूत उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को विकसित करना है। प्रश्न संख्या 26 है, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। उत्तर, औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थियों को अपने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों, सामुदायिक मध्यस्थत्व और अपने समूह के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामाजिक संपर्क से लाभ होता है। प्रश्न संख्या 27 है, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। तो उत्तर लिखेंगे इसके, शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार है। प्रश्न संख्या 28 है, जनसंचार के 4 साधनों का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, जनसंचार के प्रमुख साधन दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, टेलीफोन, समाचार पत्र तथा इंटरनेट है। 4 साधन का पूछा था ना, तो यहाँ पे हमने दूरदर्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 का पढ़ लिया। कोई भी आप 4 लिख सकते हैं, बाकी आप 6 भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। उत्तर, पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण आदि। प्रश्न संख्या 30 है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता तथा टैगोर सृजन की वास्तविकता में विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने सृजन की प्रकृति पर एक निश्चित दृष्टिकोण दिया है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न 31 से 40 तक होते हैं। लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर 50 वर्ड या उससे अधिक में देना रहता है। तो इसका पहला प्रश्न है प्रश्न क्या कहती है, शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, शिक्षा में प्रकृतिवाद बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रकृति को सबसे अच्छा शिक्षक मानता है जिसकी संगति में बच्चा बेहतर सीखता है। यह बच्चे को प्रयोग, खोजों और आविष्कारों में संलग्न होने के लिए तैयार और प्रोत्साहित करता है। प्रकृतिवाद का दूसरा नाम कृषि, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार नामों से जानते हैं। प्रकृतिवाद के जनक रूसो दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे जो जिनेवा के थे। प्रश्न संख्या 32 है, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सर्वप्रथम विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था अति उत्तम होनी चाहिए। विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण अधिक से अधिक सौहार्दपूर्ण, आदर्शपरक तथा मूल्यपरक होना चाहिए। विद्यालय में अध्यापकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापकों को पूर्ण निष्ठा एवं लगन से तथा दायित्वपूर्ण ढंग से अध्यापन कार्य करना चाहिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि अध्यापक का पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित भी होना चाहिए। और ये भी लिख सकते हैं कि विद्यालय जो है शांत जगह पे होना चाहिए, मार्केट से दूर होना चाहिए, वहाँ का माहौल स्वच्छ होना चाहिए। ये सब आप लिख सकते हैं। विद्यालय को प्रभावशाली बनाना है तो इसमें आप उसमें जितनी खूबियों को लिख सकते हैं जिसके प्रयोग से विद्यालय का जो वातावरण हो सुधरे, वो सब आप लिख सकते हैं इसमें अपने तरफ से भी। प्रश्न संख्या 33 है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालीन परिवर्तन से है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती के तापमान में होने वाला बढ़ोतरी बारिश और औसत मात्रा में बदलाव लाती है। इसी में आगे है, इससे समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। इसमें जलवायु परिवर्तन से अर्थ है कि जो मौसम और ऋतुओं में लंबे समय में इनके पैटर्न में परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और मौसम परिवर्तन तो क्षणिक होता है, तुरंत मौसम बदल जाता है। जैसे धूप से
कुछ घंटों में बारिश होने लगता है। तो इसको मौसम कहते हैं, मौसम में परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन 30 या 40 साल में जो पैटर्न बदलने लगता है, जैसे कि गर्मी के दिन में गर्मी का ज़्यादा पड़ना या फिर गर्मी का न पड़ना, बरसात के मौसम में बरसात न होना, ठंडी के मौसम में ज़्यादा गर्मी पड़ना, कम ठंडी पड़ना, और इस तरह का जो परिवर्तन होता है लंबे समय तक 30 से 40 साल के बीच में, तो इसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। उत्तर, शिक्षा में जनसंचार द्वारा निभाई गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा और सामुदायिक विकास क्षेत्र की ज्ञान है। वे अन्य लोगों की संस्कृतियों, अभिवृत्तियों, जातियों, पंथों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में मदद करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संप्रेषण एवं कार्य कर सकें। यह पूरी तरह से नए और अभिनव तरीकों से सीखने के लिए छात्रों को पुरस्कृत करके शैक्षिक प्रणाली को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 35 है, प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रकृतिवादी पाठ्यचर्या की रचना बालक की प्रकृति एवं रुचियों, योग्यताओं के आधार पर की जाती है। इस पाठ्यचर्या में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख तथा मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया जाता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मुख्य विषय खेलकूद, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान एवं गणित आदि है। प्रश्न संख्या 36 है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में शिक्षा में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी समाज के मूल्य, नैतिकता और सिद्धांत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करेंगे जो समान मूल्यों, नैतिकता और सिद्धांतों को कायम रखेगी। शिक्षा से उन्हें समाज में समानता और समर्थन का अधिकार मिलता है, जिससे वे एक सुरक्षित और सुदृढ़ समाज बनाता है। प्रश्न संख्या 37 है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे, जल संरक्षण से ऊर्जा की बचत होती है। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है, इसे बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जल संरक्षण में जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि नदी, तालाब, हिमनद, वर्षा और भूमिगत जल आते हैं, जिनका रख रखाव और संरक्षण अति आवश्यक है। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण कुओं तथा तालाबों में लगातार कमी होती जा रही है। इसी में आगे है, और भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। अतः जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण की अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 38 है, मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मॉन्टेसरी के 2 बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, बच्चे और विकासशील वयस्क अपने परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से मनोवैज्ञानिक आत्मनियंत्रण में संलग्न होते हैं। दूसरा, विशेष रूप से 6 साल की उम्र के तहत बच्चों का मानसिक विकास का एक सहज रास्ता होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर निम्नलिखित हैं। इसमें पहला अंतर है, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत है जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। जो घर की शिक्षा होती है, घर परिवार से जो बच्चा सीखता है, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये तो सीमित होती है, और जो स्कूल में दिया जाने वाला शिक्षा होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसी को लिखा है यहाँ पे, विस्तृत होता है। और दूसरा है, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य एवं आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समयानुसार होता है। तीसरा अंतर है, औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की तैयारी है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देती है। अतः औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के से पूरक हैं। यहाँ पे के होगा, एक दूसरे से भी ठीक है, दोनों सही है, और ये के भी होगा तब भी ठीक है, और से भी होगा तब भी, से पूरक है। अतः अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक के बिना दूसरे की सफलता संभव नहीं है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर लिखेंगे, जाति, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वधर्म समभाव के वातावरण से हमारा देश और आगे बढ़ सकता है। इससे पूरे देश में सद्भावना का वातावरण बनाया जा सकता है। इससे लोगों में आपसी घृणा समाप्त होगी तथा आपसी प्रेम, एकता तथा भाईचारे को बढ़ावा मिलता है तथा अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव, यह किसी का अपना धर्म, क्षेत्र या भाषा हो सकता है।
तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।